नमस्ते भाई, आपसे किए गए वादे के अनुसार मैं हाजिर हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की धमाकेदार क्लास लेके, जिसमें धमाकेदार 60 वैकेंसी योगी बाबा जी ने दी हैं और हम उनको पूरा सार्थक करेंगे। सब कांस्टेबल बनेंगे एक तरफ से जो जी जान से तैयारी करेगा इस एग्जाम की। यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैंने जिम्मा उठाया है कि हर बच्चे के गणित में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 से 22 सवाल मैथ से कम आने हैं, वो सारे सही करके आएंगे। कोई ये ना मान के चले कि सवालों का लेवल बहुत कम रहेगा, बहुत ही घटिया क्वालिटी का सवाल आएगा, ऐसा नहीं है। 2018 में पिछली बार पेपर हुआ था, तब से लेकर आज तक चीजें बहुत अपग्रेड हो गई हैं, तो क्वेश्चंस का लेवल भी मॉडरेट रहेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा सड़क छाप सवाल भी नहीं आएंगे। आप इन क्लास को, जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो राइफलमैन की तैयारी कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ पुलिस की, उड़ीसा पुलिस की, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इवन जो यूपी एसआई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, जो सीपीओ की तैयारी करेंगे, सारे ही जो है बच्चे इस क्लास को देखें, इससे भरपूर फायदा उठाएं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, मैथ्स बाय गगन प्रताप। ठीक है भाई, 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इस पे कनेक्टेड हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पे करवाऊंगा, जो भी कंसेप्ट में बताऊंगा, उनके मैंने पीपीटी बना रखे है बिल्कुल हिंदी भाषा में, वो मैं आपके साथ जो है अपलोड करवा दूंगा एज इट इज। मैं आपको अलग से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिससे कि आप उनको प्रैक्टिस करके और कॉन्फिडेंस फील कर पाओ। ठीक है भाई, अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो बाकी जो सब्जेक्ट है हमारे हिंदी, रीजनिंग, हम उनकी भी क्लास जो है अरेंज करवाएंगे। और नाम चारे के लिए नहीं पढ़ाएंगे, नाम चारे के लिए। मैंने देखा कल मैं देख रहा कि भाई टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। टीचर ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसको पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ाएंगे कि सीधा बच्चा पेपर को हिला के आएगा, फाड़ के आएगा, पर आके वो कमेंट करेगा सर हाँ क्लास देखी सर, पेपर फंसा और मैंने सही कर दिया सर। जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम। ठीक है भाई, शुरू करेंगे आज की क्लास, शुरू करेंगे भाई। गुड मॉर्निंग, शुरू करते हैं, आतंक मचा देंगे। ज्यादा चैप्टर्स हैं नहीं, मैं आपको जितने भी चैप्टर्स हैं सब करवाऊंगा, उसके साथ मैं आपको 4-5 मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा। ठीक है, जनवरी का पूरा महीना हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, डटे रहेंगे आपके साथ। वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो, मार्केट में आवाज दूर तक जानी चाहिए, ऐसी आवाज दूर तक जानी चाहिए जैसे पुलिस के डंडे की जाती है। ठीक है भाई, ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार में। नंबर, संख्याएं आप जानते हैं, संख्याएं दो टाइप की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट में सवालों पे फोकस ज्यादा रहेगा क्योंकि ये सब बात आप जानते हो। ठीक है भाई, संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं पढ़नी नहीं है, वास्तविक संख्याएं जो गिनने में, गणना करने में काम आती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -5 -6, दशमलव में भी होते हैं 0.5 0.6 1.73, फ्रैक्शन भिन्न भी होती हैं 6/5 3/2 7/11। ये सभी क्या है? ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं को दो तरीके से बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिनको P/Q रूप में लिखा जा सकता है, जिनको अंश बटा हर करके लिखा जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अंश भी और हर भी, P और Q दोनों ही पूर्णांक इंटीजर होनी चाहिए। आप कहोगे सर ये पूर्णांक क्या है? पूर्णांक होते हैं बेटे गिनतियां, है ना, गिनती तो आप जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाती हैं। माइनस निगेटिव भी हो सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब पूर्णांक होते हैं। ठीक है ना, मैं एक बार बता देता हूं कि पूर्णांक क्या होते हैं। जीरो भी एक पूर्णांक है, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। जीरो से पहले हम जाएंगे -1 -2 -3 -4 और ये -इनफाइनाइट, ये सभी इंटीजर्स होते हैं मेरे प्यारे पूर्णांक। तो परिमेय संख्या वो संख्या होते हैं जिनको P/Q रूप में लिखा जा सके, जहां अंश भी पूर्णांक होना चाहिए, हर भी पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं किया जा सकता गणित में। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जितनी भी इंटीजर हैं, पूर्णांक, सारे परिमेय संख्याएं हैं।
जितनी भी भिन्न है, देखो 13/7, 13 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 13/7 रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। 21 बटे क्या कर लेते हैं 8 मेरे दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या है। 22/7, कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है सर 22/7 क्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। जितने भी दशमलव है मेरे प्यारे भाई 1.36, 0.44, 0.29999 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे सर अपरिमेय संख्या क्या होती है। फिर अपरिमेय संख्या होती हैं जिनको P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको P/Q फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए √2, मैं आपसे पूछूं बताओ √2 का मान क्या होता है, तो √2 का एग्जैक्ट मान, बिल्कुल फिक्स मान निकालना संभव ही नहीं है। पर √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की जो वैल्यू वो लगभग ही आप निकाल सकते हो। √2 की जो वैल्यू है 1.414 डॉट 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 डॉट, खत्म ही नहीं होगा कभी। √2 का बिल्कुल फिक्स निश्चित मान निकाला ही नहीं जा सकता। √2 की वैल्यू लगभग ही आप बता सकते हो कि लगभग 1.414 या आगे तक चलता चला जाएगा। जब मुझे √2 का एग्जैक्ट मान पता ही नहीं है तो मैं इसको भिन्न में भी नहीं बदल सकता, मैं इसको फ्रैक्शन भिन्न में भी नहीं बदल सकता। जब भिन्न में ही नहीं बदल सकता यानी कि P/Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकता, इसलिए क्या बन जाएगा, ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है ना। तो √2, √3, √5, √7, √10 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इनका बिल्कुल एग्जैक्ट मान नहीं निकाला जा सकता और ना ही इनको भिन्न में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पाई क्या है। बेटे पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है भाई, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का लगभग मान 22/7 होता है। पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है। अगर मैं पाई की वैल्यू निकालने लगूं तो पाई का मान लगभग 3.1416 के आसपास ऐसे से चलता चला जाएगा। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं खोजी जा सकी अभी तक। दशमलव के 5 लाख अंकों तक पाई का मान निकाला गया अभी तक। समझ में आई बात। तो भैया ये जो है इसको भिन्न में लिख ही नहीं सकते आप, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं सकते, इसलिए जो है पाई भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो फर्क केवल इतना सा है कि परिमेय संख्या P/Q रूप में लिखी जा सकती है और अपरिमेय संख्या को P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हमारे पास समय बहुत कम है, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट है, इसलिए हम शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है ना, बहुत शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। सवाल आएगा आपके सामने, पहला क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डन के पेपर में सवाल आया था 2020 में, करके बताएं। और सबसे ज्यादा पेपर में यही चैप्टर पूछाता है, सबसे ज्यादा आता है नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि और समय दूरी चाल। ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं इन तीनों पे जोर देके पढ़ाऊंगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डन का सवाल है, बोला है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। इन चारों ऑप्शन, इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखो पहला विकल्प देखेंगे √12/√3। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है √12/3। अब 3 से 12 तो कट जाएगा ना, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। तो 2 क्या है, 2 तो एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। √4/25, √4 का मान क्या होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2/25 ये भी परिमेय संख्या है। देखो ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। देखेंगे √20/4, √20/4 का क्या मतलब है, इसका मतलब है मेरे दोस्तों 20/4। जब मैं 20 को 4 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, वर्गमूल 5 आएगा, √5। √5 कैसा नंबर है, दिखाई नहीं दे रहा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो अपरिमेय दिखाई दे रहा है, √63/28। देखो ये 63 और 28 7 से कट रहे हैं, 7 नाम 63, 7 चौक 28। देखो ना 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, नीचे 4, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 3/2 बन गया। और 3/2 भी परिमेय संख्या होती है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, सिवाय √5 अकेला एकमात्र अपरिमेय संख्या है।
बताइए भाई साहब, सभी बालकों को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई परेशानी समस्या इसमें नहीं है। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, समय बहुत कम है और पढ़ने के लिए चीजें बहुत सारी हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट करो अपने आप को जी। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ, कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसी दो संख्याएं जो वन के अलावा किसी और संख्या से भाग ना होती हों। ऐसी दो संख्याएं जो वन के अलावा किसी और संख्या से भाग ना होती हों, उन्हें हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल भी लिया है 15 और 31। 15 और 31 केवल दोनों ही ऐसी संख्याएं हैं, 15 और 31 जो एक से भाग होती है। 15 भी एक से भाग होगा, 31 भी एक से भाग होगा। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं एक के अलावा जो 15 और 31 दोनों को काटती हो। इसलिए 15 और 31 आपस में कोप्राइम सह अभाज्य हैं, इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। जैसे 40 और 27, 40 और 27 कोई संख्या है ही नहीं वन के अलावा जो इन दोनों को काटती हो। समझ में आया भाई? वन ही अकेला ऐसा नंबर है जो 40 को भी डिवाइड करता है, 27 को भी डिवाइड करता है। 40 27 में वन के अलावा कोई कुछ कॉमन नंबर है ही नहीं, तो 40 27 आपस में सहअभाज्य है। ऐसे 21 26। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेने लगूं कि बताओ 35 और 60 क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? 35 और 60 जवाब दीजिएगा। 35 और 60 क्या ये सहअभाज्य को प्राइम नंबर हैं, सहअभाज्य संख्याएं? तो आप कहोगे सर 35 और 60 दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो 5 से कटते हैं। 5 से 35 भी 5 से कट जाता है 7 बार, 60 भी 5 से भाग हो जाता है 12 बार। यानी कि 35 और 60 दोनों ही 5 से पूरी तरीके से भाग हो जाते हैं, इसलिए दोनों नंबर आपस में सहअभाज्य को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होंगी जो एक के अलावा, जिनमें कुछ भी कॉमन उभयनिष्ठ ना हो, जो एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से ना कटती हो। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहते हो। जैसे एग्जांपल 35 60 सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों में हमारा जो है 5 कॉमन है। 5 35 को भी काटता है, 60 को भी काटता है। ये बहुत छोटी सी बात है मेरे दोस्तों, लेकिन इस पे सवाल बहुत बड़े बड़े आते हैं पेपर में। देखिए ये बताओ जरा, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव क्या होती हैं? दो लगातार संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? बहुत छोटी सी बात है। लेटेस्ट सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया था, आपके पेपर में भी आ सकता है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं सदैव क्या होती हैं? आप कोई भी दो लगातार संख्याएं लिख लो, कोई भी दो लगातार संख्याएं, वो हमेशा ऑप्शन देखो को प्राइम, असभाज्य, अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, को प्राइम होती हैं। आप बोलोगे सर कैसे? आप कोई भी दो लगातार नंबर लिख लो, जैसे मैंने लिख लिया 5 और 6। 5 और 6 में एक के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, 5 और 6 आपस में सहअभाज्य हैं। ठीक है भाई, मैंने लिख दिया मेरे दोस्तों आपके सामने 16 और 17। 16 और 17 में एक के अलावा कुछ कॉमन है। 16 और 17 दोनों ही संख्या मात्र एक से कटती हैं, ये भी सहअभाज्य। आप कोई भी संख्या लिख लो मुंह उठा के, बड़े बड़े नंबर लिख लो, चाहे आप बड़े बड़े नंबर लिख लो, 94 95 94 95 95 में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं। एक ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 94 को भी काटती है, 95 को भी काटती है। एक ही वह सबसे बड़ी संख्या है जिन दोनों को काट रही है, इसलिए 94 95 भी आपस में सहअभाज्य हैं। ठीक है ना? देखो यही प्रॉब्लम है हिंदी की। को प्राइम की हिंदी है सहअभाज्य संख्याएं, और यहां पेपर में आया था असहअभाज्य। देख रहे हैं, सह के बाद, सह के पहले ए लगा दिया। आपके पेपर में भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी, तो इसलिए आपको ग्रामर पे नहीं जाना है, आपको भाव समझना है। ठीक है भाई, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, दो लगातार जब आप संख्याएं लिखेंगे
उनमें हमेशा एक नंबर सम होगा और एक नंबर विषम होगा। आप कोई भी दो लगातार संख्याएं लिखो, उनमें एक सम होगा एक विषम होगा। जैसे 5 और 6 में 5 एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटता। 6 एक सम संख्या है, 2 से भाग हो जाता है। ये भी जानने वाली बात है। 16 17 दो लगातार संख्याएं, 16 एक सम संख्या 2 से डिवाइड होता है, 17 एक विषम संख्या 2 से भाग नहीं होता। ऐसी 94 95 में 94 एक सम संख्या 2 से डिवाइड होती है, 95 एक विषम संख्या 2 से भाग नहीं होती। तो दो लगातार संख्याएं हमेशा ही सह अभाज्य होती हैं, ठीक है भाई साहब, और एक संख्या उनमें सम होगी, दूसरी संख्या उनमें विषम होगी। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई। अगला सवाल एक और आपके सामने फेंक के मार रहे हैं, करके बताएं जरा, देखते हैं कौन बालक किस सवाल को करेगा। लेटेस्ट सवाल है एकदम, फैला दो एक बार वीडियो को। रैंक मित्र हमें 29 रुपए डोनेट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर के खाने का जुगाड़ हो गया आज। तीसरा सवाल करेंगे, निम्न में कौन सा असहभाज्य संख्याओं का युग्म है? आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना कि कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सह अभाज्य है, बताएं। तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब ऐसे अक्खड़ मत हो जाना, मैं क्यों बताऊं ऑप्शन से, ऐसे मत हो जाना, इन्हीं विकल्पों में से बताना। पहला विकल्प देखेंगे 15 और 312, क्या ये सह अभाज्य संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है बेटे? दोनों नंबर 3 से भाग होते हैं, 15 3 से कट जाता है, 312 भी 3 से कट जाता है 104 बार, इसलिए मेरे दोस्तों ये सह अभाज्य नहीं है। 143 और 169 ये छोटे छोटे नंबर से, बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं देगा आपको, छोटे छोटे देगा। 143 और 169 गौर से देखो, दोनों ही 13 से भाग होते हैं, 13 से। भाई 13 गुणा 11 143 होता है, 13 गुणा 11 143 हमको याद है अभी। 169 तो 13 का ही वर्ग है, 169 13 का ही वर्ग है, तो दोनों नंबर 13 से भाग होते हैं, इनमें 13 कॉमन है, तो इस वजह से ये भी मेरे दोस्तों सहअभाज्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 68 और 85, ये तो 17 का ही पहाड़ा है, दोनों नंबर 17 से कट रहे हैं, 68 भी 85 भी 17 से दोनों नंबर भाग हो जाते हैं, यानी कि ये भी सहअभाज्य नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए, मैं चौथा चेक ही नहीं करूंगा, ये अपने आप जो है सहअभाज्य संख्याएं होंगी 91 और 141, इनमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं। एक ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 91 और 141 दोनों को भाग देती है। क्लियर है? आप बोलोगे जी देखो ऐसे सवालों का लेवल है, यही आपके पेपर का लेवल है, बस आपको पता होना चाहिए सहअभाज्य क्या है, बाकी आप आगे कर ले जाओगे। ठीक है, चलो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, सवाल करा, अब आगे के कंसेप्ट समझाऊंगा, ध्यान सुनेगा जी मेरे प्यारे भाई। जितने भी पूर्णांक हैं, जितनी भी गिनतियां हैं, 1 2 3 4 5 6 या माइनस में आप ले सकते हैं, -1 -2 -3, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब पूर्णांकों को 2 तरीकों से बांटा गया है, ऋणात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव आप जानते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिट, ये है ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक। फिर नॉन निगेटिव अऋणात्मक क्या होते हैं? अऋणात्मक का मतलब जो निगेटिव ना हो। बेटा 0 एक ऐसा नंबर है, 0 जो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, 0 न्यूट्रल है, उदासीन, किसी के फेवर में नहीं है, ये ना बीजेपी को वोट देता ना कांग्रेस को वोट देता, 0 बिल्कुल बीच में है। समझ में आया? तो अऋणात्मक संख्या या नॉन नेगेटिव पूर्णांक वो होते हैं जो नेगेटिव ना हो। 0 नेगेटिव नहीं होता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इनको एक और बहुत अच्छा नाम दिया है हमने, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अगर मैं इसमें से 0 हटा दूं तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इन्हें? धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक। इनको एक और प्यारा सा नाम दिया गया, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया संख्याएं प्राकृतिक। चलिए, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं को 2 हिस्सों में बांटा गया है। प्राकृतिक संख्याओं को 2 हिस्सों में बांटा गया है, अभाज्य संख्याएं
और भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को दो हिस्सों में बांटा गया, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अब आप बताओ अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं। ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से भाग होती हैं या खुद से भाग होती हैं और किसी तीसरे नंबर से भाग नहीं होती। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद। ऐसी संख्याएं जिनके मात्र दो गुणनखंड होते हैं, 1 और खुद, या तो 1 से भाग होंगी या खुद से भाग होंगी। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भी, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया बेटा 13। 13 या तो 1 से भाग होता है या खुद 13 से भाग होता है। 13 को भाग देने वाला तीसरा नंबर भगवान ने बनाया नहीं, इसलिए 13 क्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आप कहोगे सर कैसे? मेरे दोस्तों को कि 2 अकेला ऐसा नंबर है जो या तो 1 से भाग होगा या 2 से भाग होगा। तो 2 के मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, इस वजह से 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3 भी अभाज्य है, 1 से कटेगा 3 से। 5 भी अभाज्य है, 1 से कटेगा या 5 से। 7 भी अभाज्य को कि 7 या तो 1 से कटता है 7 से कटता है। 11 भी अभाज्य है, 11 को कि या तो 1 से कटेगा या 11 से। 13 अभाज्य है, 13 मेरे दोस्तों या तो 1 से कटेगा 13 से। तो ये जो है सभी आपके सामने अभाज्य संख्याएं लिखे हुए हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। लेकिन ध्यान रखिएगा 2 अकेली ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है। 2 के बाद की जितनी भी अभाज्य संख्याएं सारी की सारी विषम है। देखो 2 तो सम संख्या है, 2 से कटने वाला। 2 के बाद जितनी भी भाज्य संख्याएं आ रही हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी की सभी विषम हैं, 2 से नहीं कटने वाली हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आई, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। आगे बात समझनी है। अभाज्य संख्याओं के बीच में जो गैप है वो फिक्स नहीं है। 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3, 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 से 7 2 बढ़ गया, 7 से 11 4 का अंतर है, 11 13 के बीच में 2 का अंतर है, 13 17 के बीच में मेरे दोस्तों 4 का अंतर है, 17 19 के बीच में 2 का अंतर है। कभी 1 का अंतर आता है, कभी 2 का अंतर आता है, कभी 4 का अंतर आता है। यानी कि इनका कोई निश्चित व्यवहार है ही नहीं। इसलिए अभाज्य संख्याएं औरतों की तरह, जैसे औरत को समझना नामुमकिन है स्त्रियों को, ऐसी अभाज्य संख्याओं को समझना भी नामुमकिन है कि कभी भी कहीं भी टपक पड़ती हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा। 3 5 7 3 5 7 ऐसी लगातार 3 संख्याएं हैं जो अभाज्य भी हैं और तीनों की तीनों विषम भी हैं। 3 5 7 तीनों लगातार विषम संख्याएं, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तीनों लगातार विषम संख्याएं भी हैं, तीनों अभाज्य संख्याएं भी हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है, इसके अलावा कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी हों और तीनों लगातार अभाज्य संख्याएं भी हों। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 3 5 7। 3 5 7 अकेला ऐसा सेट है जो लगातार विषम संख्याएं भी हैं, अभाज्य संख्याएं भी हैं। बोलो हां। विनय यादव जी कह रहे हैं सर आप सीजे लेवल के क्वेश्चन बता रहे पुलिस में नहीं आते। बेटा मैं तो यूपी पुलिस के प्रीवियसर करा रहा हूं, शायद आपने कभी प्रीवियसर का पेपर देखा नहीं है विनय यादव जी, एक बार गूगल से डाउनलोड करके देखिए। ठीक है भाई, प्रणाम दिव्य प्रकाश। ये बात सभी को समझ में आई? किसी को कोई समस्या तकलीफ? ठीक, अच्छा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आगे चलिएगा, बहुत प्रेम से मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी को 6n + -1 रूप में लिखा जा सकता है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी को 6n + -1 रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि 29 एक अभाज्य संख्या है। 29 या तो 1 से कटता है या 29 से कटता है। देखो 29 को लिख सकते हो ना, 6 5 30, 30 - 1 29 लिख सकते हैं।
41 41 अभाज्य संख्या है। 41 को आप लिख सकते हो 6 सत्ते 42, 42 में से एक घटाएंगे 41 लिख सकते हैं। 73 73 एक अभाज्य संख्या है। 73 अभाज्य क्यों है? क्योंकि या तो 73 1 से कटता है या खुद 73 से कटता है और तो किसी से कटता नहीं है। 73 को मेरे दोस्तों लिख सकते हो ना 6 गुणा 12 72 प्लस 1 73। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी को 6n प्लस माइनस 1 रूप में लिखा जा सकता है। ये आसान सी बात है। आप बोलोगे हां जी सर। नाउ इस चीज को सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी पुलिस के पेपर हैं उनमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस प्रकार से कि बताओ 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? पता है किसी को? ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सवाल आया नहीं कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। बताओ बेटे 1 से 100 के बीच में। तो 1 से 100 के बीच में 25 संख्याएं मेरे प्यारे दोस्त अभाज्य हैं। 25 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं आप काउंट करो। 2 2 3 5 7 11 13 17 19 फिर 23 फिर 29 फिर 31 37 41 43 47 फिर 53 फिर 59। इस तरीके से जब आप इन सभी को काउंट करोगे तो 25 संख्याएं आएंगी। 1 से 100 के बीच में 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। 1 से 100 के बीच में 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। ठीक है ना? कभी कभी एग्जामिनर यह भी पूछ लेता है कि 1 से लेके 50 के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं। 1 से लेके 50 तक कितनी संख्या ऐसी जो अभाज्य है? अभाज्य संख्याओं को कोई फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला लगा उत्तर निकाल लिया। फॉर्मूला बनता ही नहीं। जिस आदमी का व्यवहार ही नहीं पता, कभी वो गुस्से में होता है कभी शांत होता है भाई, तो हम उसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगा सकते। इसलिए सारा काम इसमें मैनुअली करना पड़ता है। 1 से 50 के बीच में 15 संख्या अभाज्य होती हैं। जैसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्याएं। ठीक है भाई। 50 से 100 के बीच में 10 संख्याएं अभाज्य होती हैं। 50 से 100 के बीच में 10 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य होंगी। तभी तो 1 से 100 के बीच में 15 25 हो जाएगा। 1 से लेकर 50 के बीच में 15 संख्या अभाज्य हैं। 50 से 100 के बीच में 10। 1 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएंगी? फिर 15 10 25 हो जाएंगी। ये तीनों चीजें तो पेपर में पूछ ली है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि 1 से लेकर 200 के बीच में 46 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 200 के बीच में 46 संख्याएं ऐसी हैं, 46 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। बात सही? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, क्लियर, कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे चलेगा मेरे दोस्तों। अरे मजा आ रहा है कि नहीं? वीडियो को शेयर कर दो एक बार फिर से सभी लोग। चलेगा। मैं केवल आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए, कांस्टेबल के पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें बता रहा हूं। गारंटी से 2 से 3 सवाल जरूर फंसेगा यहां से। ये सीजीएल सीएचएसएल इन सभी एग्जाम्स में नहीं आता। मात्र केवल और केवल पुलिस के पेपर में चीज पूछी जाती है। पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर है 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर आगे आपसे पूछा जाएगा सबसे 2 तो लेकिन सम है, 2 तो इवन नंबर है। लेकिन एग्जामिनर का मूड होगा तो फिर यह पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या बताओ जो सबसे छोटी भी हो, विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो उस केस में आप आंसर बताएंगे 3। 3 सबसे छोटी संख्या है जो विषम भी है और अभाज्य भी है। तब आपका आंसर 3 हो जाएगा। 2 मत बताना, 3 बताना। फिर आगे आपसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की, केवल पुलिस के पेपर में आता है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो 2 अंकों की हो, सबसे छोटी हो और अभाज्य हो। तो आप कहोगे सर 11, 11। 10 मत बताना, 10 अभाज्य नहीं है क्योंकि 10 1 से भी कटता है, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी। ठीक है, आगे पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक हो, सबसे बड़ी हो और अभाज्य हो। तो आप कहोगे सर 97, 97।
क्योंकि 97 के बाद 98 अभाज्य नहीं होता, 99 भी अभाज्य नहीं होता। 97 1 से कटता है और 97 से कटता है। दूसरा नंबर पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो 97 को काट दे। आगे आपसे पूछा जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। भाई पुलिस का लेवल तो यही है, बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4 शब्दों का सवाल, मात्र 4 शब्दों का। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 101 101 का सगुन देते हैं ना हम, क्योंकि 101 या तो 1 से कटता है, 101 से कटता है। ठीक है, बोलो कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या नहीं। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, मैं केवल बोल रहा हूं, आप लिखते रहिएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बोलो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 997 या तो 1 से कटेगा, 997 से कटेगा। आगे चलेगा मेरे दोस्तों, आ जाते 4 अंकों पे। ये जो है ये लेटेस्ट आए हैं जो मैं आप बताने वाला हूं। यहां तक तो बहुत पुरानी चीजें थी, 2009 2008 के पेपर जब हुआ था पुलिस में तब पूछी गई थी ये चीजें। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला होता तो हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेते, पर फॉर्मूला है नहीं बेटे, इसलिए चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1009। 1009 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। 1007 नहीं है, 1001 नहीं है, 1001 तो 4 अंकों की। अच्छा जी, 1001 नहीं बेटे, 1009 है। 1001 तो 7 11 13 तीनों से कट जाता है। 1009 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 9973। 9973। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। 9973। 9973। ठीक, बहुत बढ़िया भाई साहब। बात करते हैं 5 अंकों की। मेरा प्रश्न है आपसे 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो 5 अंकों की हो, सबसे छोटी हो और अभाज्य प्राइम नंबर भी हो। तो भाई इसका जवाब है 10,007। यस, इन तीनों सवालों में से एक सवाल इस साल आपसे पूछा जाएगा, लिख के ले लीजिए स्टाम्प पेपर पे मुझसे। ठीक है ना। जो थोड़े और जानकारी रखना चाहते हैं मैं उनको बता देता हूं। 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो 5 अंकों की हो, सबसे बड़ी हो और अभाज्य हो। 9991, 99991, 99991। क्लियर? मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया। मैंने आपको प्राइम नंबर की परिभाषा बताई मेरे दोस्तों, फिर मैंने आपको एक बताए प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, फिर ये। ठीक है जी। अब इस पे सवाल प्रीवियस सर के देखेंगे। सवाल नंबर 4, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है। और मेरी बात ध्यान रखिएगा कि 2018 में पिछली बार पेपर हुआ था कांस्टेबल का, तब से लेकर अब तक चीजें बहुत अपग्रेड हो चुकी हैं। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। 80 और 90 के बीच कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। 80 और 90 के बीच 81 83, 81 तो अभाज्य होता ही नहीं। 83 87 87 भी अभाज्य नहीं होता, 3 से कटता है। 87 3 से कटता है, 29 से कटता है। 81 तो 9 से कटता है, अभाज्य होता ही नहीं। डी ऑप्शन, 83 और 89, 83 और 89। 80 और 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं 83 और 89, 83 एंड 89। अब भी बी ऑप्शन बता रहे हैं। ये वही बालक हैं जो कह रहे हैं जिनको ये सवाल सीजन लेवल का लगता है। अबे घोंचू, 87 तो 3 से कट जाता है, 3 से भाग 3 गुणा 29, 87। 29 का पहाड़ा याद नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका, हो सकता है ये ना आए सेम टू सेम, लेकिन इसी से इंस्पायर होकर ये दे दे कि 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्या बताओ और 4 ऑप्शन डाल दे। 70 और 100 के बीच कंसेप्ट यही रहेगा, टाइप यही रहेगा। सवाल क्या, डाटा बदल दिया जाएगा, इसलिए इनको करना जरूरी है।
ये देखो, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 2022-23 में, बिल्कुल लेटेस्ट अभी। करें, निम्नलिखित में से संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है? आपके सामने 4 विकल्प दिए, बोला है किस समूह में अभाज्य संख्याएं जो हैं वो सबसे कम हैं। किस समूह में अभाज्य संख्याएं जो हैं वो सबसे कम हैं? तो भैया आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। 21 और 40 के बीच में, 21-40 के बीच में कौन कौन से अभाज्य संख्या होते? 21 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 29 आता है, 29 के बाद मेरे प्यारे बच्चे आपका 31 आता है, 31 के बाद 37 आता है। यही 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 23, 29, 31, 37। 21-40 के बीच में यही 4 अभाज्य संख्याएं हैं मेरे हिसाब से, और तो नहीं है। 30 और 49 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? अब देखो, सबको लिखो, मतलब डॉट लगा लो। 30 के बाद 31 आएगा, 31 के बाद 37 आएगा, 37 के बाद 41 आएगा, 41 के बाद 43 आएगा, 43 के बाद 47 आएगा। ये तो सभी बच्चे जानते हैं, डॉट लगा लो। 60 और 80 के बीच में कौन कौन से अभाज्य संख्या है? 60 के बाद 61 आएगा, 61 के बाद 67 आएगा, 67 के बाद 71 आएगा, फिर 73 आएगा, फिर 79 आएगा, 79। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। 40-60 के बीच में कौन कौन से अभाज्य संख्या है? 40 के बाद 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा, 53 आएगा, 59 आएगा। तो सबसे बोला यह है कि किस ग्रुप में, किस समूह में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है। ये जो तीनों ऑप्शन है BCD, इनमें 5-5 अभाज्य संख्याएं। केवल पहला ऑप्शन ऐसा है 21 और 40 के बीच में मात्र 4 अभाज्य संख्याएं। तो सबसे कम अभाज्य संख्या 21 और 40 के बीच में है। पहला ऑप्शन आंसर है। काउंट करा ना मैंने, इन तीनों समूह में 5-5 अभाज्य संख्याएं आ रही है इनके बीच में। 40 से 60 के बीच में भी 5 हैं, 60 से 80 के बीच में 5 है। पहला ही विकल्प ऐसा 21 और 40 के बीच में जिसमें मात्र 4 अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, सबसे कम ये उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी से इंस्पायर होकर सवाल आपके पेपर में बन सकता है, बताएंगे। सवाल नंबर 6, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, करिए भाई साहब जी। क्या तब होगा चंद्र प्रकाश कुमार? ऐसा मैथ पढ़ाएंगे कि यूपी पुलिस, क्या आप कमिश्नर का पेपर भी निकालोगे, चिंता मत करो जी। बहुत बढ़िया सवाल है। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा कर दिया जाता है, इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा कर दे, तो मार दी गुणा, गुणा करने पर जो इकाई अंक आएगा वो क्या होगा? बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर 0 बता रहे हैं। जो बच्चे 0 बता रहे हैं उन्होंने सवाल की महिमा को जाना ही नहीं, उन्होंने सवाल को ढंग से पढ़ा ही नहीं। इस सवाल का उत्तर 0 नहीं है, इस सवाल का आंसर है 5। आप कहोगे कैसे? बोला है 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा करना है। अब देखो, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, लेकिन 2 तो सम अभाज्य संख्या है, 2 तो इवन नंबर है। विषम थोड़ा ना आपको अभाज्य संख्या लेनी है, पर अभाज्य संख्या कौन सी लेनी है? जो विषम हो। 2 तो लेना ही नहीं। 2 के बाद अगला है मेरे दोस्तों 3, 3 के बाद अगला है 5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। इसी तरीके से आगे इनको गुणा किया जाता है। 2 तो लेना ही नहीं था बेटे, 2 तो सम अभाज्य संख्या है। इन सब को आपस में गुणा किया जाता है। गुणा करने पर जो नंबर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? बेटे ये जो 5 है ना, 5, ये 5 बहुत प्यारा नंबर है। 5 को जहां इवन नंबर मिला 0 बन जाएगा, 5 की जहां इवन नंबर में गुणा होगी 0 बन जाएगा 0। लेकिन 5 की अगर गुणा विषम नंबर में करोगे, एग्जाम्पल के लिए 7 में, एग्जाम्पल के लिए, तो हमेशा एंड में 5 ही आएगा। अब यह है 5, 5 की गुणा किस में हो रही है? केवल विषम संख्याओं में हो रही है। और 5 की विषम संख्याओं में कितनी भी गुणा करते रहो, एंड में इकाई अंक 5 ही आना है, 0 तो नहीं आने वाला। आंसर सी ऑप्शन था, 0 नहीं था। केवल एक शब्द से बालकों को घुमा दिया।
ऐसी गलतियां पेपर में ना करें, ठीक है भाई साहब। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 7, ये बताओ जल्दी से। कंपोजिट नंबर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको अब अगला कंसेप्ट सिखाता हूं मेरे दोस्तों। मैंने आपको अभाज्य संख्या पढ़ा दिया, अब हम जानेंगे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब हम जानेंगे कंपोजिट नंबर, हिंदी में भाज्य संख्याएं। देखो, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, 3 से ज्यादा हो तो भी चलेगा, यानी कि ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से भाग होती हैं। ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से भाग होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 तो केवल 1 से भाग होता है। कंपोजिट जो भाज्य संख्या उनके 3 गुणनखंड होने चाहिए, इसलिए 1 भाज्य संख्या नहीं है। 1 मेरे प्यारे भाई, 1 के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है भाई साहब। 1 तुम्हारी तरह है। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्योंकि अभाज्य संख्या बनने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए, भाज्य संख्या बनने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। 1 का तो बेचारा एक ही बच्चा हुआ, खुद 1, इसलिए 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। 1 के बाद 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 3 के बाद आता है 4। 4 एक भाज्य संख्या है कि 4 1 से भी कटता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है। तो 4 के 3 गुणनखंड हैं, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। तो पेपर में अगर पूछा गया सबसे छोटी भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर कौन सा है, जवाब दीजिएगा 4। 4 के बाद अगला 6 भाज्य है, 6 के बाद 8 भाज्य है ना। 8 के बाद आता है 9। 9 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 या तो 1 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 9 से भाग होता है। 9 भाज्य संख्या है। 9 के बाद 10 भी भाज्य है। ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है मेरे दोस्त। सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पेपर में कई बार पूछी गई है, ये सभी आपके सामने लिखी हुई है भाज्य संख्याएं। देखो, 4 क्या है? 4 एक सम संख्या है। 6 क्या है? 6 भी एक सम संख्या है। 8 क्या है? 8 भी एक सम संख्या है। 8 के बाद आता है 9। 4 6 8 तीनों ही सम संख्या है। 8 के बाद अगला नंबर जो 9 है, ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। यानी कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है वो 9 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ, 4। लेकिन 4 के बाद 4 6 8 तीनों ही सम है। सबसे पहले विषम नंबर कौन सा आ रहा है? 9। यानी कि सबसे छोटी विषम अभाज्य जो संख्या है वो 9 है। सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या है वो 9 है। किसी बालक को कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं, सभी को जो है भाज्य संख्याएं समझ में आई हैं। अब इस पर बेस्ड एक सवाल है आपके सामने, करके बताएं। जिस बालक ने सवाल कर दिया इसका मतलब वो इस टाइप के मैक्सिमम लेवल को पकड़ रहा है। बोला 53 से लेकर 97 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो भाज्य हैं? संयुक्त या भाज्य की बात है, कंपोजिट है। 53 से लेकर 97 तक कितनी संख्याएं भाज्य हैं? अगर आप गिनती करने लगे ना कि 53, ये 54, 55, 56, 57, 58, ये सब भाज्य संख्या, इनको लिख लेते हैं फिर गिनने लगते हैं, तो फिर आप पेपर नहीं दोगे, आपका पोता पेपर देने लायक हो जाएगा कांस्टेबल का। ठीक है, आप मुझे बताओ 53 से लेकर, शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा, 53 से लेकर 97 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? टोटल अगर मैं आपके सामने गिनती लिख देता हूं 53 से लेकर 97 तक, 53, 54, 55, 56 है भाई, डॉट 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 97, कितनी संख्याएं लिखी हैं ये बताओ जरा। ये तो कम से कम यूपी पुलिस का लेवल है। 53 से 97 तक कितनी गिनती होती हैं? तो भाई साहब लास्ट वाले में से पहला वाला घटाओ, 97 में से 53 घटाओ तो आ जाएगा 4 और ये 4, 44। 44 है क्या? ना, 44 से एक ज्यादा होता है हमेशा 45 से। 45 संख्याएं, 45, 45।
44 नहीं होता, 45 होता है। पता है क्यों? हमेशा एक ऐड करना होता है, आखिरी वाले में से पहले वाले घटा दे। मैंने आपके सामने नंबर लिख दिए, 3 3 4 5 6 7। कितनी संख्याएं बताओ, कितनी संख्याएं? आप क्या करोगे, आखिर वाले में से पहला वाला घटाओगे, 7 में से 3 घटाओ, 4। 4 संख्याएं दिख रही है, 5 संख्या नहीं दिख रही बोर्ड में, एक ज्यादा होता है। तो टोटल 45 संख्याएं। अगर मैं टोटल में से ये घटा दूं कि अभाज्य संख्याएं कितनी है, अगर मैं कुल संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं घटा दूं तो जितनी संख्याएं बचेंगी वो भाज्य कंपोजिट होंगी। बात कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं कुल संख्याएं 53 से 97 के बीच कुल संख्याएं 45 है, उन 45 संख्याओं में कुल भाज्य, कुछ भाज्य भी होंगी, कुछ अभाज्य भी होंगी। अगर मैं कुल संख्याओं में से मेरे दोस्तों अभाज्य घटा देता हूं तो जो संख्याएं बचेंगी वो भाज्य संख्याएं बचेंगी कि नहीं? और आप मुझे बताओ 53 से 97 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, कितनी अभाज्य संख्या? मैंने पढ़ाया है अभी कि 50 से लेके 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती है। मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया बेटे? आप बोलोगे हां जी सर। 50 के बाद 51, 52, 53 आएगा। 53 के बाद मेरे दोस्तों 59 आएगा। सबसे आखिर में क्या आएगा? 97। तो 53 और 97 को मिलाते हुए कितनी अभाज्य संख्याएं? 10। 53 और 97 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं, 45 में 10 माइनस कर देंगे तो बची 35 संख्याएं भाज्य हैं। ए ऑप्शन आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था, कम से कम इस लेवल का सवाल आपको करना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है इस सवालों में, करके बताएं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल फटाफट करेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या है? करना तो पड़ेगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी अभी मैंने पढ़ा है 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मैंने अभी भी पढ़ा है 997। इनका योग आपसे पूछा है तो इनका योग कितना आ जाएगा? 1098। 1098 सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, इनका योग पूछा है। हो सकता है आपके पेपर में सवाल आए, वहां योग की जगह आपसे अंतर पूछ ले। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल तो कई तरीके से बन सकता है। जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये सवाल दे दिया एग्जामिनर ने, मैंने आपको बताया हुआ, देखो क्या आप कर पाते हो कि नहीं। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यह सवाल आ गया यूपी पुलिस कांस्टेबल में रखा हुआ। एग्जैक्ट सवाल तो मैंने करवाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको यह बता दिया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। अब 997 को अगर मैं 16 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? है भाई बताइए। 16 चिकम 96 बचेगा 3, 16 दूनी 32, शेषफल आएगा 5। 5 इसका आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे? नेक्स्ट बताओ। सबसे बड़ी 4 अंकीय अभाज्य संख्या, लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभी अभी मैंने आपको बताया 9973। 9973 एक बार बस आप देख लो, जो मैंने ये चार्ट लिखवाया है आपको, ऐसा बैठ के तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक बार देख लो, आप पेपर में कर ले जाओगे सवाल। एकदम लेटेस्ट पूछा गया और मात्र पुलिस के पेपर में यह चीज पूछी जाती है और कहीं नहीं आती है। बताएं 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? जो ऐसी संख्या जो 5 अंकों की भी हो, सबसे छोटी हो, अभाज्य हो, बताओ कौन सी है? मैंने अभी बताया 10,007। 10,007। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 11, बनाओ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का सवाल है, जो आपका लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा ही बनाएंगे। अगर आपको ऐसे सवालों में भी तकलीफ हो रही है तो आप तकलीफ लेने लायक हो। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? विकल्प है 1001, 1301, 1601, 1901। चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? मानने लगे तुक्का? बेटा यहां तो आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। 1001, 1001 अभाज्य संख्या नहीं है। 1001 बहुत प्यारा नंबर है। 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार संख्या है। यानी 1001 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। जब इन सबसे कट ही रहा है तो ये भाज्य होगा, अभाज्य होगा ही नहीं। तो आंसर है ए ऑप्शन 1001। पता होना चाहिए। ये देखेंगे, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का सवाल है भाई साहब। सवाल को ढंग से पढ़ना। इन चारों ऑप्शन में से, चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या कंपोजिट नहीं है? नॉट अ कंपोजिट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है? निम्न में कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है? कोई संख्या भाज्य नहीं है, इसका मतलब अभाज्य है। मतलब इनडायरेक्टली वे में आपसे पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या अभाज्य है, प्राइम है। क्लियर है? बोला क्या गया कि बताओ इन चारों में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। अगर कोई संख्या भाज्य नहीं है तो अभाज्य है। अभाज्य मतलब इन चारों ऑप्शन में से बताना कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। 171 अभाज्य संख्या नहीं होता मेरे दोस्तों। 171 क्या हो? 9 गुणा 19। अब मेरे को पहाड़ा याद है, 19 में 171। 171 9 से भी कटता है, 19 से भी कटता है, तो अभाज्य नहीं है। 147 3 से कटता है, 3 गुणा 49। 3 गुणा 150 150 होता है, 3 गुणा 49। 3 इंटू 50 150 होता है। 3 इंटू 149 147। ये 3 से भी कटता है, 49 से भी कटता है, अभाज्य नहीं है। 149 मैंने आज तक नहीं देखा जो किसी से कटता हो। किसी पहाड़े में, किसी कैलकुलेशन में 149 नहीं आया। यही है सी ऑप्शन। 247 है, 260 से 13 कम, 13 से कटता है, 19 से भी कटता है। देखो 19 से कट रहा है भाई, 19 से कम 19, 5 19 57। तो 247 19 से भी भाग हो रहा है, 13 से भी भाग हो रहा है, इसका मतलब 247 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो भैया ये मात्र 149 एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी से नहीं कट रहा, ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। बात खत्म। कितना बेसिक सवाल आपके पेपर में पूछा गया। बच्चों को इसमें भी तकलीफ है, ये बताएंगे। 13वां सवाल, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का है। मुझे हर बच्चे से इसका आंसर चाहिए, आंसर आना चाहिए। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? कितना मजेदार पूछा है एग्जामिनर ने। खुली छूट दे दी। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या उठा लो सड़क पे से और लगा दो 6 से भाग, बताओ शेषफल क्या आएगा? सात से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या उठा लो, 6 से भाग करने पर शेषफल या तो 1 आएगा या 5 आएगा, पहला ऑप्शन। कैसे? 7 से बड़ा देखो 11 होता है, 11 को जब 6 से भाग करूंगा मेरे दोस्तों क्या आएगा? शेषफल 5 आएगा। 13 होता है, 13 को 6 से भाग करूंगा, 6 दूनी 12, 1 आएगा। यानी कि 1 और 5 ही आएगा। आप कुछ भी करके देख लो, यही आंसर है। मुझे कुछ ज्यादा दिमाग लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है सवाल में, सब बच्चे ने कर दिया। ए ऑप्शन। अपनी मर्जी से संख्या लेके कर लो। सवाल नंबर 14 को खुद से ट्राई करेंगे, 15वां बताएंगे। 15 यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, पूछा इनमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 ऑप्शन है, बताओ। पहले तो आप ये समझो कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि पूर्ण वर्ग नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं का मतलब ऐसी संख्याएं जिनको पावर 2 की फॉर्म में, पावर इवन के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 121। 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 121 होता है 11 का स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, क्लियर? कोई तकलीफ इसमें?
जैसे कि 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि होता है 27 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे लगता है बात समझ में आ गई। पूर्ण वर्ग संख्याएं, बोला इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। देखो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, आप कोई भी संख्या का स्क्वायर करो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का जो अंक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का जो अंक है वो 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का आप स्क्वायर कर लो, इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। जब मैंने इन चारों ऑप्शन को देखा तो यहां पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3, एंड में 3 आ रहा है, जबकि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 3 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है, ये नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है। 20,163। देखना ये कमेंट्स को क्या हुआ, समझ में आया? क्लास चल रही है ना? बोलो। आप कहोगे सर कैसे? देखिए बेटे, आप 1 का स्क्वायर करते हैं, इकाई का अंक 1 आएगा, 2 का स्क्वायर में 4 आएगा, 3 के स्क्वायर में 9 आएगा। ठीक है भाई, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का मतलब 6 आएगा एंड में। कभी भी आप इकाई का अंक देखेंगे 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। 5 के स्क्वायर 25 में 5 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 में 6 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 में 9 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 में 4 आएगा इकाई का अंक, 9 का स्क्वायर 81 में 1 आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर मेरे दोस्तों इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। यहां पे 3 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। बात खत्म। आगे चलते हैं, एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 16 बनाएं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पूछे इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो, अगर एंड में यहां पे सभी के 25 आ रहा है, बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है तो उसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। जैसे मैं आपसे कहूं 45 का स्क्वायर बताओ, जल्दी से मैं आपसे कहूं 45 का स्क्वायर बताओ, तो देखो ये एंड में 5 है, एंड में क्या है भैया 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 लिख लीजिए। और बच्चों ये नंबर बचा 4, ये बचा 4। अब 4 का अगला नंबर, 4 के आगे क्या आता है 5, 4 की 5 में गुणा कर दो 20, 20 25 आ गया। ये बहुत छोटी सी शॉर्टकट है। मैं आपसे कहूं कि बताओ 65 का स्क्वायर क्या आएगा, 65 का। किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसके अंत में 5 आता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब ये नंबर बचा 6, 6 का अगला नंबर है 7, 6 की 7 में गुणा कर दो 42 25। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, हमने आपके सामने लिख दिया। बताओ कि जैसे 125 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये बचा दोस्तों 12, 12 का अगला नंबर है 13, 12 को 13 में गुणा कर दो 156, तो 15,625 आ गया। अब यहां पे बोल रखा है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। देखो 25 आ रहा है सभी के एंड में, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो है, ये जो बचा, ये तो एक नंबर उसके अगले नंबर की गुणा होनी चाहिए, तो किसी नंबर और उसके अगले की गुणा होनी चाहिए। से 56, 56 7 8 56 होता है, 75 का स्क्वायर है। 72 8 9 72 होता है, 85 का स्क्वायर है। 90 9 गुणा 10 होता है, 95 का स्क्वायर है। लेकिन 36 तो आता ही नहीं ऐसे, 36 तो 4 नाम 36 आता है, दो लगातार संख्याओं की गुणा तो है ही नहीं, तो 36 25 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैं 45 का स्क्वायर निकालता हूं तो 4 को किससे गुणा, 4 को अगले नंबर से गुणा करता हूं 20 आता है, 6 को अगले नंबर से गुणा करता हूं 42 आता है, 12 को अगले नंबर 13 से गुणा करता हूं 156 आता है। अब देखो ये 7 8 56 है ना, 8 नाम 72, 9 दुसाम 90, 36 को ऐसे कर ही नहीं सकते, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। मजा आया? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम मजा आया, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें है नहीं। ठीक है जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि हमें सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट्स, हर एक डिटेलिंग एक किताब में लिखी हुई मिल जाए बाइलिंगुअल फॉर्म में, तो आप जो ये मैथ्स कंसेप्ट किंग की बुक है
आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लो फ्लिपकार्ट से, अमेजन से। इसमें जितने भी कंसेप्ट गणित में होते हैं सारे के सारे लिखे हुए हैं और बिल्कुल बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, एकदम देसी सिंपल भाषा में। कंसेप्ट के रिवीजन के लिए बेस्ट पॉकेट बुक है। इसको आप चलते फिरते रिक्शा में मार पिटाई करते हो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे के सवाल उड़ाएंगे। सवाल नंबर 17, यह भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, बताएं। तेरह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से भाग किया जाता है, शेषफल ज्ञात करें। अब बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है। 13 से भाग होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है? ऐसी कौन सी 3 अंकों की संख्या जो सबसे छोटी है, 13 से कटती है? 101 नहीं कटता, 102 नहीं, 103 नहीं, 104। 104 ऐसी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो 13 से कटते, 13 अट्ठे 104 है कि नहीं? अब बोला इस संख्या को अगर मैं 16 से भाग करूंगा तो क्या शेषफल आएगा? जब मैं संख्या को 16 से भाग करूंगा तो 16 छिक्कम 96 जाएगा, बचेगा क्या? 4 4 8, 8 शेषफल बचेगा और ये आंसर है डी। मजा आया? आप बोलोगे सर चोखो से, सवाल एकदम चोखो से। सवाल नंबर 18 आपके सामने आएगा, बनाएंगे। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच डिफरेंस ज्ञात करें। ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी संख्या तब होगी जब 9 का इस्तेमाल किया जाएगा। 99999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इससे बड़ी हो तो कोई मुझे बता दो। इसमें एक जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों 1 लाख बन जाएगा, 6 अंकों का हो जाएगा। और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 0 का इस्तेमाल होगा। 1000, 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आपसे पूछा इनका अंतर, तो इनका अंतर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 98999, 98999, सी ऑप्शन आंसर है। क्या तकलीफ थी भाई साहब ऐसे सवालों में? आगे चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, सभी लोग कंसेप्ट को ध्यान से सुनेंगे। शेषफल प्रमेय जी, आपको भाग देना तो आता है, आता ही होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 72 को भाग देना है 13 से, 72 को 13 से भाग देना है, मैं आपसे कहता हूं, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से। तो आप कैसे भाग देते हो? 72 को 13 से भाग देना है तो 13, 72 से छोटा नंबर ऐसा कौन सा जो 13 से कटता हो? 5 बार जाएगा। 13 पंजे 65, 5 बार गया, कितना बच गया? 72 में से 65 घटाएंगे तो 7 बच गया। तो मेरे दोस्तों जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं हम उसे कहते हैं भाजक। जिस संख्या से हम भाग देते हैं हम उसे भाजक कहते हैं। जिस संख्या को भाग देते हैं, मैंने 72 को भाग दिया, 72 को भाग दिया मेरे दोस्तों, 72 को भाग दिया 13 से, तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। जिस संख्या को भाग देते 72 को भाग दे उसे हम भाज्य बोलते हैं, भाज्य। भाग जितनी बार गया, 13 पंजे 65, 5 बार भाग गया, इसे हम बोलते हैं भागफल, इसे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। भाग देने के बाद जो बाकी रह गया, 72 में से 65 घटाएंगे 7 बाकी रह गया, इसे हम बोलते हैं शेषफल। शेषफल, ये बात जानते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक गौर करने वाली बात है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 72 है 72, इसको कैसे लिखा जा सकता है? 72 को आप लिख सकते हो बड़े प्यार से 13 की 5 में गुणा, इन दोनों की गुणा, 13 पंजे 65, और 65 में आप ये शेषफल 7 जोड़ दीजिए, 65 जमा 7 72। पता है लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। इसका मतलब नियम कायदा कानून ये कहता है कि भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य की जो वैल्यू है वो भाजक गुणा भागफल, इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट, जब भी हम भाग लगाते तो शेषफल हमेशा
भाजक से कम आएगा। जिस संख्या से हम भाग देंगे शेषफल हमेशा उससे कम आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 83, 83, हमने 83 को भाग दिया 12 से, हमने किससे भाग दिया? 12 से। भाजक क्या? 12। तो 12 से भाग करने पर जो भी शेषफल आएगा वो हमेशा 12 से कम होगा। 83 को 12 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 12 चिंग 72, शेषफल क्या आएगा? 11। आप कितना भी कर लो, आप 70 को 12 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 12 पंजे 60, शेषफल क्या आएगा? 10। ठीक है भाई। आप मेरे दोस्तों 64 को 12 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 12 पंजे 60, क्या बचेगा? शेषफल 4। तो शेषफल जो है हमेशा जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उससे कम आता है। शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। अगला कंसेप्ट, ठीक है ना? यानी कि अगर आप किसी संख्या को डी से भाग दे रहे हो, डी से, तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या डी से 1 कम आएगा। शेषफल कभी भी डी के बराबर नहीं आ सकता। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ना छोटी छोटी बातें एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं आपसे कहूं 132 को 22 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? बताओ। 132 को 22 से भाग करेंगे क्या शेषफल आएगा? 132 को जब मैं 22 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 22 छिक्का 132 चला जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 0। 0 शेषफल आया। ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर 0 अगर शेषफल आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 132 में ऑलरेडी 22 आता है। 132 का मतलब है 22 गुणा 6। 132 में पहले से 22 छुपा हुआ है, यानी कि 132 का एक गुणनखंड है 22। 22 जो है वो 132 का एक गुणनखंड है। यानी कि अगर आप किसी संख्या को उसी के गुणनखंड से भाग दोगे, 132 का एक बच्चा है 22, 22 से भाग दोगे शेषफल 0 आएगा। अगर मैं उल्टा कहूं तो मैं ये कहूंगा कि 132 जो है वो 22 की 6 में गुणा करके आ रहा है, यानी कि 132 जो है 22 का एक गुणक है। क्या है मेरे दोस्तों? गुणक है, मल्टीपल है। 132 जो है 22 का एक मल्टीपल है। दोनों शब्द समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट। जब आप एक बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या से भाग देते हैं, जब आप छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या में, तो शेषफल जो होता है वो हमेशा मेरे दोस्तों कम आता है, भाजक से छोटा आएगा। मैंने 102 को 19 से भाग दिया, शेषफल क्या है? 7। तो शेषफल जो है वो हमेशा 19 से छोटा होगा। लेकिन जब आप मेरे दोस्त एक छोटी संख्या को भाग देते हैं बड़ी संख्या से, जैसे 15 है, 15 छोटी संख्या है, 15 को मैंने भाग दिया 23 से, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? शेषफल। 15 को 23 से भाग देना कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा, 0 आएगा। क्या बचेगा? शेषफल। 15 माइनस 0, 15 शेषफल बचेगा। जब आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो जो छोटी संख्या वही आपका शेषफल होती है, छोटी संख्या ही आपका शेषफल होती है। कैसे कैसे दिन आ गए, भाग देना सिखा रहा हूं मैं बालकों को। मैं किसी और चीज के लिए कुख्यात हूं, डर जाते हैं बालक मेरा नाम सुन के, बालक के मास्टर बाबी डर जाते हैं। ठीक है भाई। पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, सारे गम सह लूंगा मैं तुम्हारे लिए, करके दिखा दूंगा भाग। चलिए, यहां तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब सवाल लेते हैं। सवाल आपके सामने 19, करो जी। बड़ा हंस रहे हो, दांत निकाल निकाल के क्यों हंस रहे हो तुम लोग? तेरा गम अगर ना होता तो ये सवाल मैं ना करवाता। यदि संख्या p 2 से भाग होती है, क्यों 3 से भाग होती है, तो कौन सा कथन सत्य है? बहुत बढ़िया सी बात। p जो है एक ऐसा नंबर है जो 2 से कट जाता है। क्यों एक ऐसा नंबर है जो 3 से भाग हो जाता है? तो आपसे पूछे इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? बोला है p गुणा क्यों 6 से भाग होगा, बिल्कुल सही है। अगर p 2 से भाग हो रहा है, क्यों 3 से भाग हो रहा है, तो इन दोनों की गुणा 6 से कटेगी। 2 तिया 6 से कटेगा, यही वाला पहला ही ऑप्शन एकदम ठीक है, कोई इसमें दिक्कत तकलीफ नहीं है। आगे चलेंगे। 20वां सवाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डनर का सवाल 2020 में। वार्डन में जो है भैया लग जाते अगर ये सवाल कर लेते तुम जल्दी से। कौन करेगा इस सवाल को?
यदि p एक पूर्णांक है तो p का न्यूनतम मान क्या होगा, जहां p स्क्वायर गुणा 156 गुणा 135 14 से विभाज्य है। देखिए बोला है अगर ये संख्या मेरे प्यारे भाई, ये जो संख्या है मेरे दोस्तों 14 से कट जाती है ये वाली संख्या, तो p का मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान क्या होगा। यदि ये संख्या p से 14 से भाग हो जाती है, संख्या को 14 से भाग करने पर अगर शेषफल 0 आ रहा है, तो p की न्यूनतम वैल्यू क्या रखेंगे हम। ऑप्शन भी देखो बेटे, 14 का मतलब होता है 2 सत्ते 14, 14 का मतलब होता है 2 सत्ते 14। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर ये संख्या 14 का मल्टीपल 14 का गुणक बन गई, अगर इस संख्या में 14 उपस्थित हो गया, अगर इस नंबर में 14 की उपस्थिति दर्ज हो गई, तो 14 से भाग करूंगा शेषफल 0 आएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा 14 से। 14 होता है 2 सत्ते 14। देखो 2 ऑलरेडी आता है 156 में, 156 में 2 आता है, 2 से कटता है 156, 156 2 से कटता है। आप बोलोगे हाँ सर कटती कटत कटनती 156 2 से कटता है, कमी रहेगी 7 की। अगर 7 और आ जाए तो सर बल्ले बल्ले हो जाए। क्या 156 में 7 आता है? नहीं, 7 दूनी 14, 7 से नहीं। 135 में 7 आता है, 135 होता है 9 गुणा 15, 7 156 ना, तो 156 7 से कटता है ना 135 7 से कटता है। यानी कि मुझे यहां p स्क्वायर में 7 बनाना पड़ेगा, यहां मुझे 7 की उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी, तो मुझे p की जगह क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम 7। तो मैं p की जगह जो है न्यूनतम वैल्यू क्या रखूंगा, 7 मुझे रखना पड़ेगा। 5 नहीं आएगा बेटे, 5 रखोगे तो जब 7 ही नहीं बनेगा तो 14 से भाग कैसे होगा। आसान सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया। एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, बनाएं 21वां सवाल, बनाओ जल्दी से। अगर ई सवाल कर दिया तुमने तो एक एक लकड़ी का ऑस्कर मेरी तरफ से। पांच की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75 दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, यह संख्या इन चारों विकल्पों में से किससे भाग होती है। तो भाई साहब यहां क्या करना पड़ेगा, मुझे सभी में 5 की पावर 71 कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर 71 क्या आ जाएगा, बाहर उभयनिष्ठ कॉमन ले लेंगे। यहां से क्या बचेगा, 5 की पावर 71 कॉमन चला गया, 1 बचेगा। यहां से क्या बचेगा, 5 की पावर 72 में से 5 की पावर 71 चला गया तो 5 की पावर 1 बचेगा, 5। यहां 73 था, 5 की पावर था 73, मैंने 5 की पावर 71 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 5 की पावर 2 बचा, 5 की पावर 2 यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहां 5 की पावर 74 है, मैंने 71 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 5 की पावर 3, 5 की घात 3 125 बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 5 की पावर 75 है, हमने 71 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 5 की पावर 4, 5 की घात 4, 5 की घात 4 कितना होता है 625, 5 बचे 25 पंजे 125 पंजे 625, ये बचेगा। तो तीनों इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 625 प्लस 125 750, 750 प्लस 30 780, और 780 में 1 जोड़ेंगे 781। तो इन सबको जोड़ने पर आएगा क्या, 781। इन सबको जोड़ने पर क्या आ गया मेरे दोस्तों, 781। कहने का मतलब यह हुआ कि मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं। अब बताओ भाई को 5 से तो कट ही रहा है, 5 की पावर 71 से। अब 781 किससे कटता है, ऑप्शन से देख लो, 781 71 से कटता है। गौर से देखा जाए 781 71 का 71 एकम 71 बचा 71 71 एकम 71 71 का 11 गुना है। यानी कि अगर मेरे दोस्तों यहां 781 का एक फैक्टर 71 है, तो नंबर 71 से जरूर कटेगा। पहला ऑप्शन आंसर है, 69 नहीं है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया, आगे चलेंगे।
एक और सवाल आपके सामने होगा, 22 करके बताएं। जल्दी से करके बता दें इस सवाल को। बनाइए। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है, शेषफल का 6 गुना है, शेषफल 39 है, तो भाज्य ज्ञात करें। ये सवाल है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। सुनो, आपसे पूछा भाज्य, आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बोला गया है कि एक भाग के सवाल में भाजक भागफल का 13 गुना है, शेषफल का 6 गुना है, शेषफल 39 है। शेषफल है 39, शेषफल 39 है मेरे दोस्तों। शेषफल क्या है बेटे? शेषफल आपका 39 है, 39। बोला है जो हमारा भाजक है वो भागफल का 13 गुना है, शेषफल का 6 गुना है। अब शेषफल 39 है, 39 का 6 गुना है आपका भाजक, 39 का 6 गुना भाजक है। 39 का 6 गुना क्या है मेरे दोस्तों? भाजक। तो भाजक क्या आएगा? अगर शेषफल 39 है, शेषफल 39 है, तो सवाल में बोला गया कि भाजक जो है वो शेषफल का 6 गुना है, 39 का 6 गुना ही आएगा। क्लियर है? अब सवाल में यह भी बोला गया कि जो हमारा भाजक है, जो भाजक है भागफल का 13 गुना है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर। भाजक भागफल का 13 गुना है, ये हमारा भाजक है। भाजक क्या? 39 गुणा 6। ये जो है भागफल का 13 गुना है। जो भाजक है ये भागफल का 13 गुना है, तो भागफल कितना होगा? 13 तिया 39, 18 होगा कि नहीं होगा भागफल? आप बोलोगे आंसर भागफल आपका 18 आएगा। बोलो कोई तकलीफ? तो मैंने निकाल लिया। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ, सवाल पूछा भाज्य ज्ञात करें, भाज्य बताना है। तो भाज्य बताने के लिए मेरे प्यारे भाई क्या आपको पता नहीं होना चाहिए? भाज्य आपको बताना है तो इन दोनों की गुणा करेंगे, ये ऐड कर देंगे। इन दोनों की गुणा करेंगे, 39 ऐड करेंगे, यानी कि 39 गुणा 6 गुणा 18 प्लस 39 यही आएगा। करने के तरीके इस सवाल को बहुत सारे, कैलकुलेशन नहीं करनी है भाई साहब। इकाई अंक देख लो, केवल 9 छिक्का 54, 4 4 अट्ठे 32, 2 यहां इकाई अंक 2 है, यहां इकाई अंक 9 है, 2 में 9 जोड़ूंगा 11, इकाई अंक 1 आएगा, 1 इसका आंसर है। एंड में 1 आएगा, 4251। क्लियर है? ये बात भी लिखने की जरूरत नहीं थी, इस बात को भी दिमाग में किया जा सकता था, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। आगे चलेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर 23 खुद से बनाएंगे आप, 23 ट्राई योर सेल्फ करेंगे, मैं शीट डलवाऊंगा। सवाल नंबर 24, यस। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल शुरू हो रहे हैं, और इन सवालों को करने से पहले मैं आपके सामने अगला कंसेप्ट फेंक के मारूंगा। अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से सुनेगा। देखिएगा, पेपर में अक्सर सवाल आता है, एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, कंसेप्ट समझाने का समय भी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं। बोला है किसी संख्या n को 44 से भाग देने पर शेषफल 30 है। किसी संख्या को 44 से भाग देने पर शेषफल 30 है। उसी संख्या को, सेम उसी नंबर को 11 से भाग देने पर, सेम उसी नंबर को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यह सवाल है आपके सामने, बताएं। किसी संख्या को 44 से भाग देने पर शेषफल 30 आता है, उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? जब भी ऐसा सवाल आए घबराना नहीं है। किसी संख्या को 44 से भाग देने पर शेषफल 30 है, 11 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा मेरे प्यारे भी? अब बस ये चेक करो, 44 का ही फैक्टर है 11, 44 का ही गुणनखंड है 11। आप बोलोगे हाँ सर 44 का ही गुणनखंड है 11। अगर 44 का ही गुणनखंड 11 है,
अगर संख्या को 44 से भाग करने पर शेषफल 30 आ रहा है, 11 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? बस आप 30 को, इसी 30 को 11 से भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22, क्या आ जाएगा? 8। 8 शेषफल आएगा। दिस इज द कंसेप्ट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। इसका मैं आपको बेसिक भी बता देता हूं। इसका बेसिक क्या है? जैसे मेरे दोस्तों, मैंने क्या बोला, किसी संख्या को 44 से भाग देने पर 30 शेषफल आता है। कोई संख्या ऐसी है कि जब मैं उसको 44 से भाग देता हूं अभी तो शेषफल आता है 30, तो संख्या क्या होगी? सपोज भाग के बार गया, भाग कितनी बार गया? सपोज के बार गया, तो संख्या होगी 44 गुणा के प्लस 30, ये संख्या होगी। इस संख्या को 44 से भाग दो, शेषफल 30 आएगा। अब अगर मैं इसी संख्या को 11 से भाग दूंगा, 11 से, तो शेषफल क्या आएगा? 11 से भाग दूंगा तो जब मैं 11 से भाग दूंगा ये तो 11 से कट ही जाएगा ना। 44 में 11 आता है, 11 से कट जाएगा। केवल 30 को 11 से भाग देना पड़ा, 11 दूनी 22, बच गया 8। तो यहीं से हमने शॉर्टकट बना दिया कि हमको यह चेक करना है कि 44 का ही अगर फैक्टर दिया हुआ 11 तो आप रिमाइंडर को ही डिवाइड कर दो। लेकिन अगर सवाल ये आ गया, सुनते रहिएगा बात को, सवाल जब मैं सवाल करवाऊंगा तो और चीजें क्लियर होगी। अगर आप क्वेश्चन ही आ गया, किसी संख्या को 44 से भाग देने पर शेषफल 30 है, उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ये सवाल आ गया पेपर में। किसी संख्या को 44 से भाग देने पर शेषफल 30 है, उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अब 44 का फैक्टर 11 तो है, 44 का गुणनखंड 11 तो है, लेकिन 44 का गुणनखंड 17 नहीं है। 17 तो 44 का गुणनखंड नहीं है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात तभी कर सकते हो जब 44 के ही गुणनखंड से भाग दिया जाए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों सवाल आपके सामने आएगा, इसी पर बेस्ड बनाओ जरा। एक संख्या को 405 से भाग देने पर शेषफल 31 आता है। मैंने मान ली जैसे कोई संख्या है n, मैंने मान लिया, बोला किसी संख्या को जब हम 405 से भाग देते हैं, 405 से, तो शेषफल आता है 31। शेष कितना आता है? 31। बोला उसी संख्या n को जब हम 27 से भाग देंगे, 27 से, तो शेषफल क्या आएगा? बनाए। उसी संख्या को जब हम 27 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? देखो 405 का ही एक गुणनखंड है 27। 27 405 का ही एक गुणनखंड है। 27 से कम 27 बचेगा 13, 27 पंजे 135। 405 का मतलब है 27 गुणा 15। 405 का ही एक गुणनखंड है 27। कुछ करना ही नहीं है, आप केवल 31 को भाग कर दो। 31 को भाग दे देंगे 27 से, 27 से कम 27, क्या बचेगा? 4। 4 शेषफल बचेगा। सी ऑप्शन आंसर है 4। बोलो एक और सवाल, सवाल नंबर 25 बोला है किसी संख्या को 624 से भाग देने पर शेषफल 53 आता है। जब हम किसी संख्या को 624 से भाग देते हैं तो शेषफल 53 है। उसी संख्या को 16 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? 16 से। जब हम 624 से भाग देते हैं किसी संख्या को तो शेषफल आता है 53। उसी संख्या को 16 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 624 का ही गुणनखंड है 16। 16 × 48 और 16 निम्मा 144। 624 का ही एक गुणनखंड 16 है। तो कोई दिक्कत नहीं सवाल में। क्या आएगा भैया? 16 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल आएगा? 53 को भाग दे दो 16 से, 16 × 48 बचेगा 5। 5 इस प्रश्न का आंसर है। बोलो क्लियर हो गया सभी को? अगला कंसेप्ट मैं आपसे पूछूंगा, अगला कंसेप्ट में एग्जांपल से समझाऊंगा। बहुत ज्यादा बेसिक फिजिक्स का टाइम है नहीं हमारे पास। जी ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, लिसन केयरफुली, एग्जांपल समझिएगा। बोला है किसी संख्या को 14 से भाग करने पर शेषफल 5 आता है। बोला गया किसी संख्या को 14 से भाग करने पर शेषफल 5 आता है। ठीक है, किसी संख्या को, मेरी बात को सुनते रहिएगा, किसी संख्या को 14 से भाग करने पर शेषफल 5 आता है। उसी संख्या के 9 गुने को, उसी संख्या के 9 गुने, पहले संख्या n थी, अब मैंने n का 9 गुना कर दिया 9n। उसी संख्या के 9 गुने को 14 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? किसी संख्या को 14 से भाग करने पर शेषफल 5 है। उसी संख्या के 9 गुने को 14 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? सुनो, एक लाइन लिखी हुई है,
जो एक्शन हम नंबर में करेंगे, जो क्रिया नंबर में होगी, सेम वही क्रिया आपकी शेषफल में भी होगी। अगर मैंने नंबर को, संख्या को 9 गुना कर दिया तो शेषफल भी 9 गुना हो जाएगा। संख्या को 14 से भाग करने पर 5 शेषफल आ रहा है, संख्या को 9 गुना कर दिया तो शेषफल भी 5 का 9 गुना आना चाहिए, 45। शेषफल भी 5 का 9 गुना 45 आना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान सुनेगा भाई। अभी अभी मैंने पढ़ा है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। 14 से भाग देने पर शेषफल 45 तो नहीं आ सकता। 14 से भाग देने पर ऐसा तो है नहीं कि शेषफल 45 आ जाए। 45 को वापस 14 से भाग देना होगा। वापस 14 से भाग देंगे, 14 तिया 42, क्या बचेगा? शेषफल 3 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? शेषफल 3 आएगा। सवाल का आंसर हो जाएगा 3 इसका आंसर होगा। क्लियर है? मुझे लगता है बात क्लियर है। एक बार फिर से सवाल आपसे, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। इस तरीके से होगा, किसी संख्या n को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। उसी संख्या के वर्ग को वर्ग कर दिया हमने, वर्ग को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अगर हमने संख्या का वर्ग कर दिया तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, 5 का भी वर्ग हो जाएगा 25। लेकिन 14 से भाग करने पर 25 नहीं आ सकता शेषफल। 25 को वापस 14 से भाग देंगे, 14 कम 14, शेषफल क्या बचेगा? 11 आंसर होगा। ठीक है ना? अगर 14 का कोई फैक्टर दिया रहेगा 7, 14 का ही फैक्टर है 7, तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये कंसेप्ट आपने जान लिया ना छोटे छोटे, तो सवालों को धुएं में उड़ा देंगे मेरे दोस्तों, धुएं में। इससे पहले वाला सवाल बताओ मेरे प्यार भाई, स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल सवाल बनाए। जब किसी संख्या को 129 से भाग देते हैं तो शेषफल 27 बचता है। इस संख्या के 4 गुने को 86 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है। आप कहोगे सर 129 का गुणनखंड तो 86 होगा नहीं, सवाल तो सॉल्व नहीं होगा। हो जाएगा। देखो, माना कोई संख्या n है, जब हम किसी संख्या को 129 से भाग देते हैं, 129 से, तो शेषफल क्या बचता है? 27 बचता है, 27। माना सपोज भाग जो है k बार गया, माना भाग, मैंने मान लिया कि जो हमारा भागफल है k है, तो संख्या क्या होगी? संख्या जो होगी मेरे दोस्तों, ये होगी 129 k प्लस 27, ये होगी संख्या। बोला इस संख्या के 4 गुने को 86 से भाग देने पर क्या आएगा? संख्या को नहीं भाग करना, संख्या के 4 गुने को। तो संख्या का 4 गुना करेंगे तो क्या आएगा? अभी 4 से गुणा, पूरे में 4 से गुणा हो जाएगी, यहां 4 से गुणा, अभी 4 से गुणा हो जाएगी 108। अब इसको भाग करना है 86 से, इसको 86 से भाग करना है 86 से। अब आप मुझे बताओ, जब मैं इसको 86 से भाग दूंगा तो क्या शेषफल आएगा? 86 से भाग दूंगा, 86 होता क्या? 86 होता है 43 दूनी 86। अगर गौर से देखो, 129 में 43 आता है, 43 तिया, 4 में 2 आता है, यहां 43 है, यहां 2 है, इसका मतलब ये नंबर 86 से तो कट जाएगा। 86 से तो कट ही गया ना नंबर, 129 में 43 आ गया, 4 में 2 आ गया, तो केवल 108 को भाग देना पड़ा 86 से, और 108 को 86 से भाग देंगे कितना आएगा शेषफल? 14 8 22, 22 शेषफल बचेगा। ये आंसर है 22। बढ़िया सवाल था, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं सवाल करके? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताएं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताओ इसी कंसेप्ट पे। बोला किसी संख्या को 14 से भाग देते हैं तो शेषफल 9 है। मैंने मान लिया कि कोई संख्या है n, कोई संख्या n है, जब हम इसको 14 से भाग देते हैं 14 से, तो शेषफल 9 आता है। बोला उस संख्या के वर्ग को 14 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? संख्या के वर्ग को 14 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? अगर मैंने संख्या का वर्ग कर दिया तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, 9 का भी वर्ग हो जाएगा 81। लेकिन 14 से भाग करके शेषफल 81 नहीं आएगा। 81 को वापस 14 से भाग करेंगे है भी, तो कितना आएगा? 14 पंजे 70, कितना बचेगा? 11, 11 शेषफल बचेगा। पहला ऑप्शन। बताएं अगला सवाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का सवाल है, कांस्टेबल के पेपर का। बोला है किसी संख्या को 13 से भाग देते हैं तो शेषफल 11 आता है। किसी संख्या को जब हम 13 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 11।
26n को, 26n मतलब 26 गुणा n को, उस संख्या के 26 गुने को 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये सवाल है। उस संख्या के 26 गुने को, किसी संख्या को 13 से भाग देते शेषफल 11 आता है। संख्या के 26 गुने, 26n को 13 से भाग देंगे, ठीक है ना, सेम भाजक से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। देखो संख्या जो है वो संख्या में गुणा कर दी 26 से, 26 13 का मल्टीपल है, 13 दूनी 26 होता है, यानी कि ऊपर वाला नंबर 13 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ऊपर जो संख्या 13 का मल्टीपल है 13 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। शेषफल क्या आएगा, 0। 0 आंसर है सवाल का। कुछ था ही नहीं, कुछ लिखना नहीं है। लिखना भी क्राइम है, लिखना नहीं बेटे। आपके पेपर में तो और भी आसान है। एक सवाल 29वां बनाएं। दो अलग अलग संख्याएं 33 से भाग होने पर 21 और 28 शेषफल देती हैं। दो संख्याएं बेटे अलग अलग, जब मैं उनको 33 से भाग देता हूं तो शेषफल 21 आता है और 28 आता है। बोला इन दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। मैंने क्या बोला कि जैसा एक्शन आप संख्या में करोगे वैसा ही एक्शन शेषफल में भी होगा। दो अलग अलग संख्याएं 33 से भाग देते हैं, पहली संख्या को शेषफल 21 आता है, दूसरी संख्या को भाग देते हैं शेषफल 28 आता है। अगर इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो शेषफल भी 21 प्लस 28 59 आना चाहिए, शेषफल भी 59 आना चाहिए। लेकिन 33 से भाग करने पर 59 तो नहीं आ सकता, 59 को वापस 33 से भाग देंगे तो 33 से कम 33 मेरे दोस्तों कितना बचेगा, और ये आपका 49 है। 21 49 को जब हम भाग देंगे 33 से तो कितना बचेगा शेषफल 16 इसका आंसर है डी ऑप्शन। बोलो ठीक है भाई, बताओ जल्दी से हैं, करिए जल्दी से। ए और बी को 8 से भाग करने पर शेषफल 5 और 7 है। दो संख्याएं ए और बी, ए को जब हम 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 है, जब हम बी को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 7 है। ए को जब 8 से भाग देते तो शेषफल 5 है, बी को 8 से भाग देते शेषफल 5 है। बोला ए बी को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ए बी को, यानी कि संख्याओं के गुणनफल को 8 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल को। सुनो भाई, अगर मैंने संख्याओं की गुणा कर दी तो शेषफल की भी तो गुणा हो जाएगी, 5 सत्ते 35 आना चाहिए। अब 8 से भाग करने पर 35 तो आएगा नहीं, 35 को वापस 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, शेषफल क्या बचेगा 3 आंसर है। बताइएगा, बोलो, बनाएं। जबरदस्त सवाल है। कितने बच्चे हैं अभी? अबे तुमको पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना। आखिरी क्वेश्चन है भाई, ये आखिरी। हाँ जब धनात्मक संख्या ए बी सी को 39 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रम से 9, 7 और 10 आता है। बोला है, सवाल को ढंग से पढ़ो, लिखना नहीं, कुछ भी लिख दिया तो उंगली तोड़ दूंगा। संख्या ए बी सी को 39 से भाग देते हैं तो शेषफल 9, 7 और 10 आता है। जब ए बी और सी को 39 से हम भाग देते हैं तो शेषफल आता है 9, 7, 10। ए प्लस 2b प्लस 5c को 13 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। 39 का ही गुणनखंड है 13, कोई दिक्कत नहीं, जो एक्शन नंबर में होगा वही शेषफल में होगा। ए से भाग करते हैं, शेषफल 9 आता है। मैंने बी का दुगुना कर दिया, शेषफल का भी दुगुना हो जाएगा, 7 का दुगुना 14 है। जब मैं सी को भाग करता हूं 39 से, शेषफल कितना आता है 10 आता है। मैंने सी का 5 गुना कर दिया तो शेषफल का भी 5 गुना हो जाएगा, 50, 10 पंजे 50। तो शेष क्या आना चाहिए मेरे दोस्तों, ये आना चाहिए 50 और 23, 73 आना चाहिए शेषफल। अब 13 से भाग करने पर शेषफल 73 तो आएगा नहीं, 73 को वापस 13 से काटेंगे,
13 से भाग करेंगे, 13 पंजे 65, कितना बचेगा 8, 8 शेषफल बचेगा और ये आंसर है डी। खत्म। मजा आया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर मजा आया, कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। और ये थी आज की आपकी पहली क्लास, ठीक है ना। पूरा नहीं हुआ हो पाया है, मैं इसकी एक और क्लास लूंगा कि नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 20 मतलब 20 से 22 सवाल आपके पेपर में आएंगे, उसमें से 3 से 4 सवाल केवल नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे। तो आधा आज हुआ है, आधा कल होगा। ये क्लास आपको कैसी लगी, आपने कुछ सीखा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैला दो सभी बच्चों के पास, ठीक है ना। जो भी बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है पेपर देगा, उसको गणित से जरा सा भी डर लगता है, अगर वो ये क्लास भी ढंग से देख लेगा तो हिंदी से तो ज्यादा बढ़िया करके आएगा वो गणित, ठीक है। गारंटी हमारी है। बाकी कल मिलेंगे सुबह 11 बजे इसी टाइम। पीडीएफ आपको